हमारी सेहत से जुड़े कुछ मसले कल हमने डिस्कस किया था, है ना? सभी को इसकी फुल फॉर्म पता है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे ना पता हो? हैं? सबको पता है? आपको नहीं पता? क्या नाम आपका? अक्षय। अक्षय। ये नाम पहली बार सुना आपने? हमारी सरकारें, एनजीओज, डब्ल्यूएचओ बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, है ना? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हैं आप? ये तो बहुत पास है शहर। हमने तो सोचा कोई एक्सट्रीम इंटीरियर एरिया में रहते। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? बोलो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, इम्यूनो मैंने इम्यून सिस्टम में कमी। तो एड्स का मतलब यही है, हमारी ए इम्यून सिस्टम में क्या आ जाती है? इम्यून सिस्टम क्या है भाई? इम्यून सिस्टम आपने पढ़ा है। इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाकर रखता है, इन्फेक्शन से, विभिन्न प्रकार के कारकों से बचाकर रखता है और हमें सुरक्षित रखता है। उसमें कमी आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? कमी। और कमी आ जाती है। सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब क्या बताया था हमने? बताओ, कौन बताएगा सिंड्रोम का अर्थ क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यानी सिम्टम्स जानते हैं? हैं? सिम्टम्स कहते हैं लक्षण आना, लक्षणों का समूह। लक्षणों का समूह सिंड्रोम का मतलब ये है। तो लक्षणों का समूह होना ही मतलब है कि ये कंटेमिनेट डिजीज नहीं है। ठीक है ना? इसमें लक्षण आने शुरू, हमारी इम्यून सिस्टम में कमी आने के कारण कुछ विभिन्न प्रकार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं हमारे शरीर में, इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो। है? तो ये बीमारी फैलती किससे है? एच आई वी। ये वायरस लगाना भी जरूरी है इसके बाद, या खाली एच आई वी से काम चल जाएगा? एच आई वी से एच आई वी वायरस। खड़े हो जाओ। एच आई वी की फुल फॉर्म बताओ। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो वायरस तो यहां आ गया, एक और वायरस लगाओगे बाद में, एच आई वी से काम चल जाएगा। किससे फैलती है ये? एच आई वी से। और क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? सब बोलो। वेरी गुड। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एच आई वी का नाम है, ये फुल फॉर्म है ना? ये कैसा वायरस है? अगर हम वायरस में जाने तो ये कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। क्या होते हैं रेट्रो वायरस? इसमें कवरिंग है, और कवरिंग के अंदर जो जीनोम है वो कौन है? आरएनए है। जीनोम क्या है बेटा? आरएनए है। रेट्रो वायरस। नाम सुना है एड्स का? एड्स का नाम सुना है आपने? हैं? ये बेटा एड्स ही लिखा था। क्या लिखा था?
एड्स। और ये किससे होता है? HIV। किससे होता है? HIV। वायरस है ये? रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? जिनका जीनोम जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? RNA। जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। और ये इस RNA से फिर क्या बनता है? DNA। ठीक है, क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? अच्छा, सबको पता है ये बात? अच्छा, ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है RNA के बारे में। एड्स का सबसे पहला केस कब आया सामने? 1981 में। कब आया था बच्चों? ये इंडिया में ही मिला था क्या? कौन बोला यस सर? USA में। इंडिया में कब मिला? 1986 में। तब से लेके अब तक NCERT कितने मिलियन कहती है? 25 मिलियन, है ना? लोग इसका शिकार हो गए, इस बीमारी का, घातक बीमारी का शिकार हो, लाइलाज बीमारी। कैसी बीमारी है? लाइलाज। कोई क्योर नहीं है इसका, है ना? इसका कोई इलाज नहीं हुआ है ना? अब ये HIV का संक्रमण कैसे होता है? कैसे हो सकता है? कैसे कैसे होता है? कैसे कैसे फैलती है? 4 प्रमुख कारण हमने बताए थे, हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट से, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कंटेमिनेटेड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और संक्रमित, है ना, इन्फेक्टेड निडल से, निडल का जब सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है, और मदर से फीटस। ये इसके फैलने के मुख्य कारण, है ना? सबको पता है ये बात? अच्छा, कैसे नहीं फैलती है बीमारी? क्या भ्रांति है समाज में कि भाई ऐसे भी एड्स हो जाता होगा? मच्छर के काटने से नहीं फैलती, छूने से नहीं, किसी को टच करने से नहीं फैलती, अगर कोई संक्रमित है तो उसे टच करने से नहीं फैलती, उसका जूता खाने से नहीं फैलती, और उसे किस करने से नहीं फैलती। ठीक है, तो क्या होना चाहिए एड्स होने के लिए? क्या होना चाहिए? फ्लूइड, जो संक्रमित व्यक्ति है उसका फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को जाना चाहिए, और वो जाएगा तो एड्स होने की संभावना। अच्छा, हाई रिस्क पे कौन रहते हैं लोग? कौन से वो लोग हैं जो हाई रिस्क पे रहते हैं, जिन्हें एड्स होने की संभावनाएं हो सकती हैं? हाई रिस्क व्यक्ति कौन कौन है? जो, मैंने ये देखा, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है एड्स से? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं जिनके पास, पहला। दूसरा, बार बार ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं किसी ना किसी रोग के कारण, है ना? नंबर तीसरा, जो निडल को शेयरिंग करते हैं, और जनरली इसमें कौन होते हैं? नशाखोर लोग होते हैं, जो नशाएं करते हैं वो होते हैं। और एक संक्रमित मदर से वो बच्चा जो उसके पेट में है वो हाई रिस्क पर है, वो हाई रिस्क पर रहते हैं, उनमें एड्स होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब ये एड्स का वायरस है, किसे संक्रमित करेगा? ये किसे करता है? हमारी, जब हमारे शरीर में जाता है एड्स का वायरस, किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंच गया मान लिया, वहां जाकर क्या करेगा ये सबसे पहले? हैं? उससे पहले मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को कहा था ना मैं, उन्हें क्या करेगा? ये संक्रमित करेगा, उनके अंदर घुस जाएगा। फिर क्या करेगा? वहां पर पहुंचकर
हैं, वहां पहुंचकर देखो, ये सपोज कीजिए ये HIV वायरस कौन है, ये HIV वायरस, ये एक स्वस्थ सेल है, ठीक है, मैक्रोफेज है आपकी, ये इसके भीतर पहुंचा, क्या करेगा यहाँ पर जाकर, इसका RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके RNA से कौन बनेगा, डीएनए बनेगा, और ये डीएनए इसके साथ क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसे हाईजैक कर लेगा, इसके डीएनए को क्या कर लेगा, हाईजैक, और हाईजैक करके क्या करेगा, HIV वायरस बनाएगा, क्या बनाएगा, HIV वायरस, बहुत सारे HIV वायरस बना देगा, और ये बहुत सारे HIV वायरस आके, ये तो एक तरह से HIV वायरस की फैक्ट्री बन गई जो प्रोड्यूस करने लगी, ये तो ये आपके शरीर की कोशिका और काम कर रही है उसका, इसे बनानी तो चाहिए थी अपनी कोशिका ना, भाई एक स्वस्थ कोशिका है तो कौन सी कोशिका बनानी चाहिए, स्वस्थ कोशिका बनानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि इसके डीएनए रख दिया उसने, इसी कनपट पे क्या रख दिया, न्यूक्लियस में डीएनए घुसा दिया इसने अपने, अब HIV बन, और ये बहुत सारे HIV बनेगा, बहुत सारे HIV मतलब बहुत सारी सेल इन्फेक्टेड, बहुत सारी सेल इन्फेक्टेड मतलब यही कार्य फिर वो भी करेगी, वही कार्य ये भी करेगी, इसी के साथ साथ हमारी दूसरी कौन सी सेल इन्फेक्टेड हो जाएंगी, TH लिम्फोसाइट, TH लिम्फोसाइट भी संक्रमित हो जाएंगी, और उनकी संख्या तेजी से ब्लड में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ब्लड में उनकी संख्या क्या हो जाएगी, तेजी से घट जाएगी, और जब उनकी संख्या घटेगी तो क्या होगा, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी घट जाएगी, इम्यूनिटी घटने लगती है, इम्यूनिटी घटने लगती, इम्यूनिटी जब घटने लगती है तो क्या होगा, अब सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, इम्यूनिटी घटी तो सिम्टम्स आने शुरू, कभी उसे कभी जी मिचलाना, कभी डायरिया, दस्त लगना, वेट लॉस, है ना, और फिर अंततः जाके बाद में निमोनिया, टाइफाइड जैसे रोग होकर उस व्यक्ति की ही लीला जो है समाप्ति की ओर चल पड़ी, है ना, ये तो काम होता है कि नहीं होता है, क्यों भाई, पता है सब बच्चों को, ये तो बात समझ में आई है सबको, है या नहीं आई, आ गई सबको समझ में, किसी को एड्स हुआ है या नहीं अच्छा, इन्फेक्शन हुआ उसे, और इन्फेक्शन से ये सिम्टम्स आने में, ऐसा तो नहीं आज इन्फेक्शन हुआ आज ही सिम्टम्स आएंगे, कुछ समय लगेगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा कुछ उसका, है ना, कुछ महीने से लेके सालों तक होता है, कुछ मंथ से लेके सालों तक हो जाता है ये, है, उसके बाद उसमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो हमें टेस्ट कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ता है, टेस्ट, कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा, एलिजा टेस्ट, क्या है ये टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म जानता है कोई बच्चा, एलिजा की फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है, हैं, किसी को नहीं पता एलिजा की फुल फॉर्म, एक बच्चे, हाँ बोल बेटा, इम्यूनो सोर्बेटेट एसे, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेटेट एसे, एलिसा टेस्ट करा, पता कंफर्म हो जाता है भैया,
इस व्यक्ति को क्या है, क्या करोगे, समाज से अलग कर दो, हाँ? क्या करना चाहिए, अलग झोपड़ी डाल देनी चाहिए उसकी, और अगर टाइम से पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट हमें दिया जाता है, एंटी रिट्रो मेडिसिन दी जाती है, एंटी रिट्रो थेरेपी उसकी की जाती है ना। लेकिन ये सिर्फ इलाज नहीं है इसका, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है, लाइफ को क्या करती है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रुकावट लाती है, रोक तो नहीं सकती लेकिन रुकावट ला, लंबा खींच देते हैं, लंबा जिला लेते हैं उसे, अभी तक कोई इलाज नहीं है ना, तो कोई इलाज नहीं किसका, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति के साथ सिंपैथी रखें, है ना, उसका इलाज कराएं, अमर तो कोई नहीं हुआ, उसे जितना लंबा जिला सकते हैं जिला, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एड्स से बचते हैं। कैसे बचा जा सकता है एड्स से, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे बचे, हमारी जो है सरकारें, हमारा एक नैको है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, चिंतित है, लोगों में प्रचार प्रसार कर रहा कि भैया, देखते हैं ना, ऐड आते हैं अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, सोशल मीडिया पे आते हैं ना, डब्ल्यूएचओ भी और कुछ गैर सरकारी एनजीओ भी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोगों के बीच में व्यापक प्रचार प्रसार करें, है ना। अक्षय था ना तुम्हारा नाम, अक्षय जैसे बच्चों को बताया जा सके ये क्या है, ये क्या है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, समाज में जागरूकता लाए, कैसे बच सकते हैं, जो इसके कारण है उन्हें दूर कर दो भाई, बचने के तो वही चीजें जो कारण है, जिस कारण से हो रहा है उन्हें क्या करते हैं हम, करते हैं। नंबर एक, सिंगल सेक्सुअल पार्टनर, नंबर दो, यहीं पर मैंने बताया था नैको है, वो मैंने कल भी बताया था आपको इससे पहले, वो कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे सेक्स वर्कर्स होते हैं, क्या होते हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, वो उनमें वहीं से फैलती है बीमारियां, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है ऐसे लोगों से ही फैलता है, जो इस तरह के कार्य करते हैं। पहले ड्राइवर्स के सबके चेक होते थे, जो ड्राइवर्स होते थे ना घरों से दूर रहते थे, उनके सबके टेस्ट किए जाते थे इस चक्कर में। वो क्योंकि इसमें पता नहीं है कौन किसको फैलाते हैं, और लाइलाज बीमारी है, इसलिए उनके टेस्ट भी किए जाते थे, हैं, कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते, सेंटर बनाए जाते, भाई यहाँ पे कंडोम है, वो सेफ सेक्स के लिए। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, उस पर सर्टिफिकेट लगाया जाता था, HIV एंड हेपेटाइटिस फ्री ब्लड, वो सर्टिफिकेट देख के सिंगल यूज सिरिंज का इस्तेमाल करके, सिरिंज कैसी की जाती है, सिंगल यूज सिरिंज, और मदर को ट्रीट करके, मदर का ट्रीटमेंट करके, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है, और अगर वो पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा, ट्रीटमेंट करके डॉक्टर देखेगा कि उसमें एंटीबॉडीज नहीं हुए, तो उसका भैया कहेगा ठीक है अब आप मदर बन सकती है ना। इस तो देखिए कितनी खतरनाक बीमारी हमारे फैली हुई है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इस दिन 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है, विश्व में फैल गई है बीमारी, व्यापक है ना। हल्के में मत ले हम इसे, सावधान रहे, हल्के में मत ले, सावधान रहे। चलिए, ये तो एड्स, और कौन सी बीमारी है ऐसी, कैंसर, कैंसर, कैंसर का नाम सुना है, इस बच्चे ने कैंसर का नाम सुना,
ये भी एक डेडली बीमारी है। कई लोग हर वर्ष इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं और मर रहे हैं। जो लोगों की डेथ है, इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। किससे? देखो, ये बीमारियां ऐसी हैं जो अवेयरनेस की, अगर हम अवेयर रहें तो हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। कैंसर में क्या है भाई? क्या होता है कैंसर में? कैंसर, हाउ, एक सेल कैंसर से एक स्वस्थ सेल कैंसर सेल में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे कैंसर को कंट्रोल और ट्रीट किया जा सकता है, ये आज भी रिसर्च का विषय है। इस पे रिसर्च जारी है ना, इन पे रिसर्च चल रही है कि भैया कैंसर कैसे ट्रांसफॉर्म होती है सेल, एक अच्छी खासी नॉर्मल सेल कैंसर सेल बन जाती है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो, फिर उसका कंट्रोलिंग और उसका ट्रीटमेंट, ये अभी क्या चल रहा है? रिसर्च। अभी इसका मतलब ये है कि अभी हमें पुख्ता इलाज नहीं मिला कि हम ये कह दें कि भैया नहीं, कैंसर का ये इलाज है। लेकिन ये भी बात अच्छी है कि हम अगर समय रहते कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसका सफल इलाज भी किया जाए। समय रहते ना, रहते अगर कैंसर को डिटेक्ट कर लें तो उसका सफल इलाज भी संभव हो पाया। अब भैया कैंसर को समझने से पहले नॉर्मल सेल की दो बातों को हमें समझना जरूरी है। नॉर्मल सेल की दो बातों को समझना, क्या क्या है भाई दो बातें नॉर्मल सेल की? बताओ क्या क्या दो बातें हैं? अगर ये नॉर्मल सेल है, इसकी दो बातें क्या है? पहला, किसी भी सेल की ग्रोथ जो सामान्य ग्रोथ होती है और उसका डिफरेंशिएशन। सेल बाद में टिश्यू जब बनते हैं डिफरेंशिएट होते हैं ना, ये सेल ये काम करेंगे, ये सेल ये काम करेगी, ये सेल ये काम करेगी। तो दो चीजें, सेल की ग्रोथ और उनका डिफरेंशिएशन, विभेदन, सेल की वृद्धि और उसका विभेदन, ये हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होता है। हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड है। लेकिन जब कैंसर सेल्स बनती है तो ये समाप्त हो जाती है बात। ये बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ना कंट्रोल रहता, ना उस सेल के ऊपर रेगुलेशन। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा क्या है? प्रत्येक सेल की एक नेचर है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिटिशन होता है। क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिटिशन। क्या मतलब? यदि एक सेल है, उसके संपर्क में एक क्या आती है? कैंसरस सेल आती है, तो वो सेल अपने आप को उससे बचाती, सेव करके रखते हैं। लेकिन सेल में ये कैरेक्टर भी समाप्त हो जाता है। ये कैरेक्टर भी क्या हो जाता है? ये दोनों बातें जब समाप्त हो जाती हैं तो सेल जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है। क्या करने लगती है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है। और जब सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है तो वो एक सेल का पल्पी भाग बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। ये ट्यूमर कितने टाइप के हो सकते हैं? कौन कौन से? कल हमने एक प्रश्न पूछा था, वो बच्चों ने बताया नहीं था, हिंदी वालों ने बताया था। हमने बताया था ट्यूमर कौन कौन से हैं, दो हैं।
पूछा था ना हमने, टाइप ऑफ ट्यूमर, कल भी नहीं बताया था, आज भी नहीं तुम याद करके आए, या याद करके आए? याद करके आए? एक ही बच्ची बताएगी, और भी कोई बताएगा? कौन कौन से बेटा? मैलिग्नेंट, और एक भी, है ना? उस बच्चे ने हिंदी में नाम बताए थे, क्या क्या नाम बताए थे बेटा? सु सुदर्भ दुर्दर्भ कर, है ना? सुदर्भ एंड दुर्दर्भ। सु मैंने अच्छा होता है, सु अच्छे के लिए लगता है, दुर्दर्भ जो है बुरे के लिए लगता है, आपको पता है ना? बिनाइन में होता है कि ट्यूमर जो सेल होती है उसकी ग्रोथ वहीं तक निश्चित रहती है, वो दूसरी अपने आसपास की सेल को इफेक्ट नहीं करती। अच्छी बात है भैया, एक सेल अपने आप हुई खराब और मर गई, लेकिन ये औरों को लेके मरती है। मैलिग्नेंट में क्या होता है, ये सेल क्या लगती है, और सेल को भी इंफेक्टेड कर देती है, और सेल को भी बेकार कर देती है, और उन्हें भी क्या बना देती है, कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है ना? इससे भी ज्यादा और बुरा ये होता है कि ये सेल जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और जहां पर भी जाती हैं और जहां पर भी पहुंचकर अन्य समस्त सेलों को भी क्या करने लगती हैं, कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म करने लगती हैं। इस घटना को हमने क्या कहा था, हैं? क्या कहा था? बताओ, कौन बताएगा? मैंने कहा था नहीं याद करके आना है, आज भी नहीं याद करके आए तुम तो। एक बच्ची जवाब दे रही है बस, बाकी सब कोई याद नहीं करके आया। ऐसा कैसे चलेगा तुम्हारा? कौन याद करेगा तुम्हारे किस्से का? हाँ, कौन याद करेगा? गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्यों नहीं याद कर रहे? अच्छा, क्यों नहीं याद है, ये बताओ। जब ये कल करा दिया गया था और आज हम पूछ रहे हैं इससे अगले दिन, तो आपको याद नहीं है, कौन याद करेगा ये बता दो, उसका नाम बता दो जो याद करके आएगा। उस दिन तो सबने हाथ खड़े किए थे कि हम याद करेंगे, हम याद करेंगे, हम याद करेंगे, हाथ बहुत लंबे लंबे थे। हाँ, हैं? तुम याद करोगे? क्या कह रहे हैं? खड़े होके बोल। मेटा मेटा स्टेसिस, यस। इसको याद आ गया, तो कल था भी था कल, ये तो कल बेचारा लेट आया था थोड़ा सा, इस बच्ची ने बता दिया था पहले, लेकिन बाकी सब खामोश शांत बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया हमने, है ना? भाई याद किया करो। अच्छा, अब हम इसके पूछते हैं कारण, कोज, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसके, कोज कैसे होता है? तीन तरह के कोज हमने बताए थे, कौन कौन से? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। क्या क्या खोज बताए थे? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल खोज में क्या क्या थे भैया? रेडिएशन थे। कैसे रेडिएशन थे? आयनिक एंड नॉन आयनिक। आयनिक रेडिएशन कौन से हैं? एक्सरे एंड गामा रेस, एक्सरे एंड गामा रेस। और नॉन आयोनिक रेडिएशन क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज। इन रेडिएशन से क्या होता है, इन रेडिएशन के कारण जो हमारी सेल है उसका डीएनए इफेक्ट आ जाता है, डीएनए प्रभावित होता है, और डीएनए के प्रभावित होने से उसका जो बिहेवियर है, उसकी नेचर जो है बदल सकती है, और वो कैंसर सेल बन सकती है ना? केमिकल, जैसे कि निकोटीन, जैसे कि कहां पाया था निकोटीन? है टोबैको में, टोबैको में पाया जाता है निकोटीन, है ना? निकोटीन एक मेजर कॉज है लंग कैंसर, एक केमिकल है ना, जो कि लंग कैंसर को बढ़ावा दे, किसको बढ़ावा देता है? लंग कैंसर को। बायोलॉजिकल क्या है भैया? कैंसरस वायरस होते हैं, उनके अंदर जीन होता है,
वायरस के अंदर का जीन भी होगा। कौन सा जीन कहते हैं उसे? ऑन्को वायरल जीन। ऑन्को वायरल जीन। ऐसे ही सामान्य सेल में भी हो सकता है ये जीन, उसे क्या कहते हैं? ऑन्को सेलर जीन। किसी प्रोटोजून्स वगैरह सेल्स में भी हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑन्को प्रोटोजीन। ये जीन क्या करते हैं? उस जीन को इफेक्ट करते हैं जो स्वस्थ सेल है, और उसे कैसी सेल बना देते हैं? कैंसर सेल्स बना देते हैं। ये खोज कारण विभिन्न प्रकार के, तो रेडिएशन से बच के रहे। किससे बच के रहे? देखा ना, जापान और नागासाकी में पहला परमाणु बम गिरा तो रेडिएशन, बिल्कुल खुले रेडिएशन थे, और उन रेडिएशन से क्या हुआ था? क्या हुआ था? हैं? उनकी आनुवांशिक चेंज आ गया। हाँ, उनके हेरिडिटरी चेंज आ गया उनके, और वो विकलांग बच्चे आज तक पैदा हो। एक और है, विश्व में होड़ लगी हुई है न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर विस्फोट करते हैं, उसका कचरा कहाँ डालते हैं जानते हो? हैं? नहीं पता। जब न्यूक्लियर विस्फोट होते हैं तो उनमें कचरा भी निकलता है। भाई जहां पे न्यूक्लियर विस्फोट हुआ है, हर एक चीज रेडिएशन में आएगी। हर एक चीज किसमें आएगी? उसका कचरा तो हाईली रेडिएटेड है। उसके कचरे को बड़े बड़े ड्रमों में बंद करते हैं और समुद्र में डालते हैं, सील करते हैं। किस दिन वो पंचर हो गए, किसी कारण से लीक हो गए वो, तो सारा रेडिएशन कहाँ आएगा? समुद्र में। समुद्र के प्राणियों में। समुद्र के प्राणी को कौन खाता है? मछलियां कौन खाता है? हैं? ज्यादातर मछलियां, देखा ना सारा, कुछ लोगों की तो, कुछ देशों की तो इकोनॉमी मछलियों से चलती है ना? तो वो भी इफेक्ट होंगी। तो भैया सुपर्णा कोशिश करे कि वो ये रेडिएशन कम हो, इसलिए विश्व में न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनकी होड़ को कम किया जाता है, कि भैया कम से कम हो। पता लगा कि हम इंसान से कुछ और ही बनने जा रहे हैं। अब इनका टेस्ट है भाई, कैंसर का टेस्ट किया जाए, कैंसर है भी या नहीं, वैसे ही कैंसर कैंसर चलाए जा रहे हैं। क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं? हाँ? बायोप्सी, पैथोलॉजी का, ब्लड, बोन मैरो। हाँ? ये टेस्ट है। बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी में क्या करते हैं? उसका एक हिस्सा लेते हैं जहां पे है, और उसे एग्जामिन करते हैं, पैथोलॉजिस्ट जो है उसे एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करके देखता है क्या चेंज आया है उसमें, हिस्टोलॉजी उसकी क्या चेंज हुई है, पैथोलॉजिकल क्या चेंज आए हैं उसमें, और फिर डिक्लेयर करता है भाई मैलिग्नेंट है या नहीं है। और क्या होता है? और कैसे है? और कैसे होते हैं? वो तो इलाज है, वो टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट की बात चल रही है। हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन, सीटी स्कैन पे जाते हैं, एमआरआई पे जाते हैं। पहले तो क्या था, हम आपने देखा डॉक्टर कभी कभी कह देते हैं किसी पेशेंट को देख के कि सीटी स्कैन करा लो भाई। क्या करा लो? क्या मतलब सीटी स्कैन का? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी करा लो भाई। उसमें 3 डायमेंशन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में कौन सी रेज यूज होती है? एक्स रेज यूज होती है ना? और किसी भी हिस्से की कैसी इमेज बनती है? 3D इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? 3D इमेज में दिख जाता है कि कहाँ कुछ गड़बड़। डॉक्टर बता रहे हैं। दूसरा क्या, टिश्यू और मसल्स में हो तो उसके लिए क्या कराई जाती है? एमआरआई। एमआरआई मैग्निफाइड रेजोनेंस इमेज,
इसमें कौन सी रेज यूज हो रही है? अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी रेज यूज हो रही है? अल्ट्रावायलेट रेज यूज हो। ठीक है, इसमें पता लग जाता है, पिक्चर क्लियर हो जाती है? इसके अलावा जो कैंसर है, देखो हमारी बॉडी, हमारे शरीर में अगर कोई कैंसर की प्रोटीन है तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी, तो एंटीबॉडीज भी बनती है, तो एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? टेस्ट। तो एंटी, तीसरा एक और टेस्ट आ गया एंटीबॉडी। इसके अलावा एक और हम हेल्प लेते हैं, वो है मोलिकुलर बायोलॉजी। इसकी हेल्प लेते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी की हेल्प कैसे लेते हैं? मोलिकुलर बायोलॉजी से हम किसी व्यक्ति के जीन की पहचान कर लेते हैं, भैया जीन इसमें कहीं कैंसरस जीन तो नहीं है, और अगर है तो उसे आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं पहले। ये काफी हेल्पफुल हो जाता है, ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। अगर शुरू में ही पता लग जाए भाई जीन के कारण हो रहा है काम, तो हम उसे मोलिकुलर बायोलॉजी की हेल्प से डिटेक्ट करके उसे क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट। क्या आता है? ट्रीटमेंट। क्योर कैसे किया जाए भाई? क्या क्या है इलाज? सबसे पहले तो सर्जरी। क्या है? फिर रेडिएशन, है ना? रेडियोलॉजी। सर्जरी में तो उस अंग को ही काट के हटा दिया, ट्यूमर को ही काट के हटा दिया। रेडियोथेरेपी में जो कैंसरस सेल्स हैं उन्हें ही टारगेट किया जाता है, स्वस्थ सेल को बचाया जाता है। कीमोथेरेपी में केमिकल्स के द्वारा क्या किया जाता है? कैंसर सेल्स को मारा जाता है। कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन भी लेते हैं, कभी कभी इनका क्या लेते हैं? कॉम्बिनेशन भी लेते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कैंसर सेल को टारगेट करने के लिए अल्फा इंटरफेरोन, कौन? अल्फा इंटरफेरोन ये दिए जाते हैं पेशेंट, और पेशेंट को बचाने की कोशिश की जाती है ना? क्लियर है? कार्ड सेल थेरेपी। चलिए बताते हैं इसे भी, लेकिन अलग से। हाँ, कार्ड सेल थेरेपी है, लेकिन मैंने आपको यही बताया कि एनसीईआरटी जो कह रही है, जितनी थेरेपी कह रही है, मैं उतने का इलाज उतने आपको बताऊंगा। है, थेरेपी तो और भी है, 3 4 रिसर्च और होके आ गई। ठीक है ना? है कैंसर से ही जरूरी। ठीक है, क्योंकि वो लेटेस्ट थेरेपी है वो, लेकिन अभी हमारी बुक में नहीं आई है, तो इसलिए हम उन पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। आपको बताना है कार्ड थेरेपी तो हम बता देंगे। देखो आज की डेट में क्या है, हम चल रहे हैं आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी पे। आज का जो सारा विस्तार हमारा हो गया किस पे? बायोटेक्नोलॉजी पे आ गया, जीनिक कंट्रोल पे आ गया। किस पे आ गया? जीनिक कंट्रोल पे। एंड जीनिक कंट्रोल से हम प्रोटीन को पहचानते हैं, उस प्रोटीन को पहचान कर, उसकी पहचान करके उसे बनने से रोकने की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना? जो हमारी रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च चल रही है कि भैया कैंसरस जो प्रोटीन है वो कौन सी है प्रोटीन, और फिर उन प्रोटीन को कौन सा एंजाइम और कौन सा जीन बनाने में हेल्प कर रहा है, तो उन्हें ही हम कम करने में या रिड्यूस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नई थेरेपी है, हमारी लेटेस्ट थेरेपी। ठीक है, तो इन थेरेपियों का हम इस्तेमाल, नई नई थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के लिए कर रहे हैं। चलिए, लेकिन कोई भी थेरेपी जब तक प्रूफ, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो जाए, तो सरकारें लागू नहीं करती, उसे इलाज में नहीं ला। हाँ, विदेशों में चूंकि हमारी उनसे रिसर्च बहुत आगे है, वो हमसे बहुत पहले कई साल आगे हैं रिसर्च के मामले में, इन सब चीजों में, तो ये काम को पहले कर लेते हैं, तो वहां पर ये थेरेपी जो है पॉपुलर हो जाती है, यूज होने लगती है। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग हमारे भी हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं कि भाई इस तरह के इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जो इलाज इंडिया में नहीं मिल रहा वो बाहर शुरू हो चुका है ना? तो ये है कैंसर की थेरेपी। एक और चीज अब कैंसर के बाद है,
जो हमें इस लेसन में लेनी है वो है ड्रग्स। क्या है? ड्रग्स है भाई, अल्कोहल है, यानी कि नशा। क्या है? नशा। नशा। क्या है नशा और क्यों है नशा? जानते हो क्यों करते हैं लोग नशा? हैं? मोस्टली नशा क्यों करते हैं लोग? हैं? और कब, कौन सी एज है वो नशे की जब नशे की लत पड़नी शुरू होती है? पता है आपको? हैं? नहीं पता? चलिए बताते हैं हम आपको। कौन सी एज है नशे की? जब भी कोई प्राणी, प्राणी का मतलब मनुष्य की भाषा में, है ना? बंदर तो शराब नहीं निकालते, बंदर तो भांग नहीं रगड़ते, है ना? गधे तो ये काम नहीं करते, है ना? जानवर करते हैं क्या ये काम? हैं? क्यों नहीं करते जानवर? क्योंकि वो समझदार है, क्योंकि वो समझदार है। हाँ, लेकिन जो अपने आप को समझदार कहता है कि मैं सबसे, इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी हूं, वो नशा करके अपनी, वो पीछे की तरफ, वो जानवर की तरफ बढ़ता है। आदमी से किसकी तरफ बढ़ता है? हम कहते हैं ना जानवर बन गया नशा करके। हरकतें उसकी कैसी हो जाती हैं? जानवर हो गई। तो देखिए हम, देखें जब हम किशोरी अवस्था में आते हैं, किसमें आते हैं? किशोरी अवस्था में आते हैं। चाइल्डहुड से हम एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं। उस समय में हमारे अंदर कई बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कई तरह के चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस में हम बहुत सारे, कहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने चाहते हैं जो हमें अति उत्साहित कर दशा में किए जाते हैं, हैं? तो उसमें हम इन चीजों का सहारा ले सकते हैं। इन चीजों का सहारा ले सकते। किसका? नशे। नशे का सहारा ले सकते हैं। अब ये सहारा जो है हमें एक दूसरी दुनिया में लेके जा, और हम प्रॉब्लम से जब भागने की कोशिश करते, किसी भी समस्या का सामना ना करके क्या करते हैं? भागने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम से एस्केपिज्म की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भी हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? ये बात मान के चलिए, जो व्यक्ति नशा करता है वो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? मानसिक रूप से। क्योंकि उसने उस प्रॉब्लम को सोल्व ना करने की बजाय उस प्रॉब्लम से भागने की तरफ वो आया। अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने है तो क्या करेंगे आप उससे? उसे सोल्व करने का सोचेंगे या उससे बचने, भागने का सोचेंगे? अगर भागने का सोचेंगे तो भागने का दूसरा नाम ही नशा है। तमाम नशे की तरफ बढ़, आपसे मानसिक रूप से आप अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए उस चीज को, तो आपने क्या कर लिया? नशा करके कहेंगे भूल जाओगे, मैं गम गलप कर रही। ऐसे होते हैं, सोचने से होते हैं। वो तो जो गम की दवा ली है, दवा और दारू तेरी हटी, दवा और दारू तेरी हटी, वो प्रॉब्लम फिर क्रिएट। तो भैया अपने विचार ऐसे बनाओ ना कि वो जो विचार आया उसे एक समाप्त करते हैं, तो वही तो परमानेंट इलाज हुआ। या ये हुआ कि भैया उसे दबा दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोई निशान लगाया और उसे हटाने के बाद व्हाइटनर लगाया, वो निशान जो आपने लगाया, वो निशान बाहर से तो नहीं दिख रहा आपको, एक धब्बा लग गया उस पर, लेकिन क्या वो निशान नहीं है वहां पर? वो निशान तो अंदर है उसके। व्हाइटनर हटाओगे तो निशान आएगा, व्हाइटनर आओगे तो निशान वही मौजूद। तो बेटा ऐसे ही नशा। अब जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो भैया बहुत तरह, तीन तरह की ड्रग्स जो हैं प्रचलित है।
एक ओपियोइड्स, कौन कौन सी है भैया? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड, बिनॉइड्स। तीसरी है एल्कोलाइड, फोको एल्कोलाइड्स। कोको एल्केलाइड्स। तीन तरह की ड्रग्स है। ओपियोइड्स क्या है? ओपियोइड्स ये भैया, ओपियोइड्स जो है एक केमिकल है। क्या है? मॉर्फिन का डाई एसिटेट। मॉर्फिन का क्या है ये? डाई एसिटेट है मॉर्फिन। और मॉर्फिन कहां से मिलती है? मॉर्फिन कहां से मिलती है? मॉर्फिन मिलती है पॉपी प्लांट से। किससे? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। जो पॉपी प्लांट होता है, पॉपी ना, उसके लेटेक्स से। इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। उसके प्लांट के लेटेक्स से मॉर्फिन बनती है। और उसका जब एसिटाइलाइजेशन किया जाता है तो क्या बन जाती है? क्या मिलता है? डाइएस्टाइल मॉर्फिन। डाइएस्टाइल मॉर्फिन क्या बनता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन बन जाता है। एक डायग्राम दे रखा होगा आपके बुक में, स्ट्रक्चर फार्मूला दे रखा है। किसका है ये? है किसका फार्मूला है ये? है मॉर्फिन का फार्मूला। किसका फार्मूला है ये? किसका फार्मूला है ये? मॉर्फिन का। मॉर्फिन जानते हैं क्या होती है हिंदी में? अफीम। क्या है बेटा ये? अफीम। और किस प्लांट से मिलती है? पॉपी। पॉपी अफीम के पौधे से, है ना? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर, इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से मिलती है। लेटेक्स कहाँ होती है अफीम? जानते हैं? हैं? सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में होती है। सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होती है? अफगानिस्तान में होती है। वो इसका व्यापार करते हैं। हालांकि जो अफीम की खेती होती है वो लाइसेंस खेती होती है। क्या होती है? लाइसेंस खेती जानते हैं ना? उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेके भैया आप इतने खेत में इतनी ही अफीम उगाएंगे, इतना ही ओपियम पैदा करेंगे, इतनी मॉर्फिन निकल पाएगी उससे, है ना, लेटेक्स से। सरकार से लेना पड़ता है। अब अफगानिस्तान में तो हालात, सरकारें बदलती रहती हैं। वहां पर प्रशासनिक जो है व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त ना होने की वजह से वहां पर इस चीज की तस्करी होती, उनकी इकोनॉमी ही चलती इससे। अब ये मॉर्फिन जो है एक दर्द निवारक है, डिस्प्रेसेंट है, यानी शामक है। अंगों की, हमारे शरीर के अंगों को क्या कर देती है? शांत कर। शरीर के अंगों को क्या करती है? शांत करती। सेडेटिव है, सेडेटिव है ना? और दर्द निवारक में इस्तेमाल होती है। दर्द निवारक में चिकित्सा में इस्तेमाल होती है। जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है ना, तो जब दर्द निवारक देने होती है, सर्जरी वगैरह की जाती है, तो मॉर्फिन का यूज किया जाता है भैया, इससे दर्द कम हो। है? हाँ। आप किसी को सुस्त देखते हैं और उसकी एक्टिविटी को देखते हैं कि भैया
आप एकदम कहते हैं अफीम चाहिए। क्या कहते हो? आप देखना ये सोया सोया रहता है ये क्लास में। हाँ, तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हो? अफीम ले रखी है इसने। हालांकि वो खाता नहीं होगा, लेकिन आप उसके साथ जोड़ देते हैं कि अफीम चाहिए। तो वास्तव में अफीम चीज जो है अपनी दुनिया में मस्त रहता है अफीम खाने के बाद, है ना? अलग दुनिया में पहुंच जाता है वो। ये हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, ओपियम रिसेप्टर्स कहाँ पे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना? कौन? खाई भी जाती है, सूंघी भी जाती है ना? दोनों तरह से होती है भाई अफीम। बताया तुम्हें? हैं? कैसे पता? कैसे पता? देखी नहीं? अफीमची है या फीम है? अफीमची है, उनसे दूर रहना बेटे। जैसे उचित दूरी बनाए रखना उनसे। कब आपको, हाँ, ऐसे लोगों से सावधान, अति सावधान। दोस्ती में है? तो वहां अफीम होती है? अफीमची है तो एक अड्डा नहीं होगा, एक समूह होगा उनका। हाँ, सही कह रहा है बच्चा। देखो, पहले एक अड्डा था, पहले एक अड्डा था, फिर गलियां बनी, फिर मोहल्ला, और फिर पूरा गांव। अब पड़ोसियों को खतरा है। मेरा पड़ोसी गांव है, ठीक है ना? बच के रहो भाई उनसे। महामारी है ये, बच्चों को ले लेती है। बच्चा जहां, पता क्या, निराशा। अब मान ले, सपोज कीजिए, देखो भी, बहुत प्रैक्टिकल बात। सपोज कीजिए आप लोग अपनी पढ़ाई में लग रहे हैं या किसी में लग रहे हैं, ठीक है? ये तो बात अलग है कि भाई ये जब हम किस चीज में गए हैं, या तो पास होंगे या फेल होंगे, या तो होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर दो बात होंगी। नहीं होंगे तो या तो आप निराश होंगे या आप आशावान होंगे। निराश होंगे तो आप तीन तरफ जा सकते हैं। आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, ज्यादा निराश, इंट्रोवर्ट रहे, आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। आप नशे की तरफ जा सकते हैं, और नशे से फिर और ऊपर बढ़ सकते हैं ना? तो बेटा, लेकिन यदि आप निराश नहीं है, आशावान है, तो फिर दो बातें हो जाएंगी। पहला ये कि आप दुगनी ऊर्जा के साथ उसी काम में लगेंगे। ये सोचेंगे यार मैंने इसमें कोशिश करके देख ली, ये तो हो नहीं रहा, चलो कुछ और काम कर। जीवन तो जीना है, जीवन तो इसे बेकार, जो बेकार करने की तरफ जाते हैं वो नशे की तरफ बढ़ते हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। और जो आशावान है वो अपना दूसरा रास्ता, अरे भैया पानी को एक रास्ता नहीं मिल रहा, क्या पानी रुक जाएगा? पानी दूसरे रास्ते की जगह बना लेगा, बहेगा जरूर, बहेगा जरूर। तो ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। किसी एक चीज के बात पे जीवन खत्म नहीं होता, जिंदगी समाप्त नहीं होती, दूसरे रास्ते मौजूद, ठीक है? तो आप नशे की तरफ, हाँ, बचेंगे, ठीक है? दूसरे, और बहुत कॉमन है, बहुत सुलभ है, कैनाबिनॉइड्स, भांग से मिलने वाले, है ना? भांगची, भांगची भी सुने होंगे आपने, सुने हैं? जो भांग का नशा करते हैं भांगची हैं। भांग हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही है, इसको इफेक्ट कर रही है, ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। ये हमारे, जब हम भांग लेते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, हार्ट बीट को बढ़ा देती है, ऐसी चीजों को बढ़ा देती है, ठीक है? और ब्रेन पे हमारे जम के बैठ गई है भांग, ब्रेन पे जम के बैठ गई है। तो फिर जो बात ब्रेन में बैठ गई वो होती है, वो करते रहता है वो व्यक्ति, है ना?
कहाँ से मिलती है? इन्फ्लोरेसेंस से मिलती है। किससे मिलती है? अच्छा हाँ, जो हम ओपियम बता रहे थे, ओपियम में स्मैक, हाँ स्मैक बनते हैं, स्मैक वो ओपियम से तैयार होते हैं। यहाँ पर क्या है? चरस, गांजा, चरस, गांजा, इससे मिल रही है ये इन्फ्लोरेसेंस से मिल रही है। किससे मिल रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस, जो भांग का इन्फ्लोरेसेंस है ना, उससे बनता है। कुछ पत्तियों से भी तैयार हो, पत्तियों से भी भांग तैयार हो, पत्तियों से भी भांग तैयार अलग अलग रूप में। और भांग को हम खाते भी हैं, सुल्फे भी पीते हैं लोग, है ना। अलग अलग यूज है भांग के। किसने देखे भांगची? भांगची का गांव किसका है? ये सभी सही है क्या? अफीम चाहिए, भांग चाहिए, दारू हाँ? अरे कौन सा गाँव है? हैं? स्मैक भी है। वो अफीम से तैयार होने वाला प्रोडक्ट है। बेटा बच के रही हो, बता रहा मैं तुझे। हाँ हैं? अच्छी बात है, उनसे सीख लिया तुमने, तुम्हारे गांव वाले से सीख लिया। लेकिन कभी कभी ट्रांसफर हो जाती है, बच के रहना। सबको इसी पे टारगेट है, जिन पे टारगेट है। इसके तो इसलिए ज्यादा फोकस हो रहा है कि इसके पड़ोस में है, लेकिन आपकी बगल में भी हो सकता है कोई बैठा हो, है ना। आपकी बगल में हो सकता है, बगल का मतलब है नियर भी, आसपास। तो बच्चों ऐसों से सावधान रहना है, नशे से बचना है हमें। आज की युवा पीढ़ी को जो सबसे बड़ा खतरा है वो किससे है? नशे से। अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसके युवाओं को बेकार कर दो, नशाखोर बना दो, वो देश गुलामी की तरफ बढ़ जाए। उसके नौजवानों को गुलाम बना दो नशे का, वो देश अपने आप कमजोर होकर गुलामी की तरफ बढ़ने लगेगा, है ना। इसलिए इन चीजों से बचना। इल्यूजन में ले जाते हैं ये, हेलुजन, है ना। दूसरी दुनिया में बंदा सोचता है कि यार ये तो दुनिया ही अलग है, यानी फाल्स दुनिया, वास्तविकता से दूर, वास्तविकता से दूर। और फिर वो वास्तविकता से दूर ही रहना चाहता है। फिर कभी कभी इतना दूर होता है कि वो बहुत दूर चला जाता है। वो कितना चला जाता है? बहुत दूर ही चला जाता है, उसे मतलब नहीं है। तेरे घर में कोई मर रहा है, जी रहा है, उसकी संवेदनाएं मर जाए, उसकी संवेदनाएं क्या होती है। और एक व्यक्ति की, एक अगर उसने मानुष रूप में जन्म लिया है, मनुष्य के रूप में वो है प्राणी, और उसमें संवेदनाएं ना हो, तो पशु है। तो उसमें और पशु में क्या फर्क था? तो इसलिए मैंने कहा है, नशा आपको पाश्विकता की तरफ लेके, धतूरा में भी इल्यूजन की तरफ ले जाने वाले, धतूरा के बीच में, है ना। एट्रोपा बेलाडोना, ये भी एक ऐसा प्लांट है। हाँ, भांग का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, ये नाम पूछे जाते हैं, जिसलिए नाम बताए, प्रश्न में नाम आते हैं कैनाबिस सटाइवा। एक भांग की पत्ती भी दिखा रखी है आपके डायग्राम में, ऐसी होती है भांग, सबने देखी होगी। कोई बच्चा 12वीं का जो बायोलॉजी से पढ़ ले, और ऐसा नहीं है कि भांग नहीं जानता, भांग सब जान। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा। एक टोबैको है भैया, क्या है? तंबाकू। कई सालों से, 400-500 साल पहले से तंबाकू का प्रयोग होता आ रहा है। आई थिंक मैक्सिको में तंबाकू की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तंबाकू, अब उसकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। तंबाकू हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, और सूंघने में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने बताया तंबाकू में एक घातक बहुत सारे रसायन होते हैं, उनमें एक घातक रसायन कौन है? निकोटीन। कौन है बेटा? निकोटीन है। ये निकोटीन हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रभावित करता है। लंग कैंसर का ये कारण है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर को इफेक्ट करता है ये। हमारी जो आर्टरीज हैं
उन्हें सख्त बना देता है जिससे कि वो ब्लॉकेज की तरफ बढ़ती हैं। हमारा जो माउथ कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसका मेजर कारण कौन है? टोबैको। अरे हाँ, इस साइड तो कुछ कम है इसका इस्तेमाल। अगर आप जाएंगे एक साइड में, अपने ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो वहां तो टोबैको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम घर पे आने पे पानी पूछते हैं लोगों से। उनके मुंह में तंबाकू रहता है परमानेंट। एक खत्म होता है दूसरा बन जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा बन जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ओरल कैंसर यहीं से है। सबसे ज्यादा ओरल कैंसर यहीं से, तंबाकू से, है ना। आजकल की तो लड़कियां भी ठीक है, थोड़ी कम है कम है। लेकिन पहले तो हमारी महिलाएं भी जो खेतों में काम करती थी ना, तो हुक्का कली के रूप में तंबाकू का सेवन करती थी, है ना। अब ये बीच बीच में फिर हुक्का बार सा शुरू हुआ है, फिर दोबारा से बीच में कम हो गया था, ये फिर शुरू हुए हैं हुक्के बार बार, है ना। वाह, है। अभी तो बहुत जोर से ही बार था करता है, हुआ है ना। और फिर उसके बाद सिगरेट और बीड़ी। सिगरेट और बीड़ी आपकी जेब में ही है, ताकि मतलब इतना इजी बना दिया उसे कि भैया तम्बाकू अपनी जेब में रख लो। और जबकि चेतावनी लिखी रहती है उसके ऊपर। सिगरेट का पैकेट अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखी रहती है? एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, क्या? तम्बाकू से, हाँ, कैंसर हो, कर्क रोग होता है। अब आप सोच रहे कर्क रोग क्या है? भाई कर्क रोग कैंसर ही है, कर्क रोग होता है। लेकिन हमने कहा कि आज का हमारा युवा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपनी सेकी बघारने के लिए, कुछ एडवेंचर करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, है ना, इन चीजों के साथ आता है, धुएं में आता है। धीरे 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 अपनी जिंदगी को धुआं करते करते एक दिन वो भी क्या हो जाता है? धुआं, धुआं, लकड़ियों में होके धुआं। ठीक है ना। ये भविष्य रहता है। अच्छा, फिर मजे की बात ये, ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली भी खड़ी कर लेता है। भैया तुझे अगर नशाखोर बन गया तू, फैमिली भी खड़ी कर लेता है, उसके बच्चे भी हो जाते, तो उन पर सबसे ज्यादा जुर्म है। वो एक बाप से मरहूम होते हैं, एक भाई से मरहूम होते हैं, एक जो भी रिश्ता उसका बनता है उससे मरहूम, उसकी नादानी की है, नादानी। तो ऐसे लोगों को जहां मेडिसिन की जरूरत होती है, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत, क्या चीज की जरूरत होती है? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जैसे ही आप ये नजर में आए, तो पहले दिन ही उसके साथ संवाद होना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझाने की तरफ बढ़ना चाहिए। भाई ये चीजें गलत है, ये चीजें क्या है, इसे नहीं करते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले संवाद नहीं होता, पहले संवाद नहीं होता, है ना। घर में कोई नशा करके आ जाए तो उसका विशेष सम्मान होता था, और विशेष सम्मान, उसे अलग कमरे में ले जाया जाता, बाइज्जत, है ना। और फिर उसकी जो खातिर तवज्जो होती थी, है ना, और उसके बाद खाना पानी कुछ दिनों के लिए बंद, और वो भी कमरे में बंद। और जब तक वो ये ना कह दे कि उस तरफ में दोबारा नहीं जाने का, मेरी तौबा, तब तक उसे धूप के दर्शन नहीं होते, तब तक उसे धूप के दर्शन। लेकिन उसके मन में वो एक अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता, वो क्रियाकलाप एक अपराध। आज की डेट में क्या है कि भैया हम उसे समझाएं कि भैया ये आपका भविष्य है, अगर आपको खत्म होना है तो आपके साथ इतने लोग जुड़े, परिवार के इतने लोग आपके साथ जुड़े, उनका भी भविष्य प्रभावित होगा, है ना। समझाया जाए। तो मैंने कहा उसे मेडिसिन के साथ साथ साइकोलॉजी की जरूरत ज्यादा है।
उसे बचाना पड़ता है साइकिल कि भैया बचो, इन चीजों से बचिए, नशे से दूर रहे, ये आपके लिए हार्मफुल। देखो किसी को नशा हो और फिर बीमारी हो तो भैया कहीं एक तो बीमारी पे खर्च, एक उसके नशे पे खर्च, एक उसके परिवार के ऊपर खर्च, यानी एक नशे का मतलब है एक पूरे के पूरे परिवार का समाप्त। और झगड़े तो रोज हैं ही, झगड़े तो रोज हैं ही। तो इसलिए नशाखोरी जो है किसी भी कीमत पे जस्टिफाई नहीं की जा सकती, है ना। अल्कोहल भी चल रहा है आजकल नशे, क्या चल रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल तो जानते हैं ना आप? क्या चीज होती है अल्कोहल, है दारू। हाँ लग रहा तुम्हारे गांव में तुम फ्रूटी पीते हो, है ना? तुम फ्रूटी पीते हो। हाँ, ये फ्रूटी देखो, आज ये बातें निकल निकल ये युवाओं की एक प्रॉब्लम हो गई है, शराब अलग अलग रूप में, नशा करते हैं बच्चे, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं बिना अपने भविष्य। भाई एक तो तुम्हारे पास पहले ही इनकम नहीं है, पहले ही इनकम नहीं है, फिर नशा करके जिंदगी भी कम कर रहे हो आप। एक तरफ इनकम कम, दूसरी तरफ जिंदगी कम, और तीसरे आप समाज में उपहास का जो पात्र बनते हो। समाज आपको क्या देखता है, बहुत इज्जत की दृष्टि से देखता है, सम्मान करता है उसका, हाँ। वो क्या करता है, देखो फ्रूटीबाज आ गए, आ गए फ्रूटीबाज आ गए। तो अल्कोहल किसी भी कीमत पे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, नशा चाहे अल्कोहल का करें, वो भी बच्चों क्या है, गलत। आज की डेट में आप जानते हैं कि शहरों में स्कूलों के आसपास सिंडिकेट घूमते हैं, इनके एजेंट घूमते हैं नशे वालों के, चाहे वो नशा जो है किसी भी तरह से कराते हैं, और बच्चों को टारगेट करते हैं कि कोई बच्चा हमारे टारगेट में फंसे, उन बच्चों से काम लेते हैं, वो फिर फंसा के नशे के पैकेट को सप्लाई कराते हैं, है ना। ये नशा आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। तो इससे भैया अगर पीढ़ी को बचाना है, देश को बचाना है, तो नशे से बचना ही पड़ेगा, उसमें बहना नहीं पड़ेगा, उन नशाखोरों का महिमा मंडप नहीं करना पड़ेगा। अगर उनका महिमा मंडन करोगे तो ऐसे ही नुकसान में रहोगे। उड़ता पंजाब पिक्चर बनानी पड़ गई डायरेक्टरों को, है ना, प्रोड्यूसरों को ऐसी ऐसी पिक्चरें बनानी पड़ेगी नशे के ऊपर, है ना, कि पूरी पीढ़ी जा रही है भाई नशे से। जो एक धरती दूध दही मक्खन के लिए मानी जाती थी कि वहां का नौजवान जो है दूध दही मक्खन खा के हष्ट और बलवान होता है, और वहां नशाखोरी का इतना जाल है, कहां से आया है नशा, जानते हैं। मैंने कहा ना किसी देश को अगर गुलाब बनाना हो तो पहले नशा फैलाओ, ये नशा बाहर से आया, पंजाब में बाहर के लोगों ने नशा फैलाया है यहाँ पर, और धीरे धीरे पूरे पंजाब को क्या कर लिया, चक्कर में ले लिया। पंजाब के बराबर में हरियाणा है, कुछ हरियाणा का भी हिस्सा ले लिया। आप किसी पंजाब की और हरियाणा की शादी में चले जाओ, और वो व्यक्ति जो है आपके और हमारे जैसा हो तो अलग थलग बैठा रहेगा, ये कहां से आ गया इस बारात, ऐसा व्यक्ति, हाँ? उसका कोई साथी नहीं मिलेगा उसे, कि भाई जिसके साथ वो दो बात कर ले, वहां तो सारे चौथे गियर में मिलेंगे, है ना, सब चौथे गियर वाले मिलेंगे। तो भैया इसलिए उड़ता पंजाब बनी, नशा इतना फैल चुका है हमारे समाज में। तो इससे बचना है बच्चों, इससे आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति आपको बचा सकती है। जितनी आपकी विल पावर, देखो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा,
केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति काम करेगी। दृढ़ निश्चय होके अगर आप मन में ठान लेंगे कि चाहे कुछ हो जाए, नहीं जाना, वो शुरू होता है। एक बार में कुछ नहीं होता। चल टेस्ट तो करा ले, दुनिया में आया यूं कहेगा भगवान क्या, ये ऐसे पेट डायलॉग है उनके। नशा करोगे पेट डायलॉग होते हैं। जिंदगी में आया, तूने, भगवान कहेगा ये चीज मैंने बनाई, तूने इसे इस्तेमाल नहीं किया। भगवान ने जहर भी तो बनाया, वो किसने बनाया? ठीक है, उसका भी तो इस्तेमाल कर ले पहले। वो जहर किसने बनाया? उसे कहता है जहर भी तो बनाया, मैं ये ले रहा, तू जहर ले। अच्छा, मेरे कहने से तूने भी नहीं लिया होगा अब तक। तो उनके पेट डायलॉग होते हैं। एक बार में कुछ नहीं होता, दो घूंट मार के देख, हैं? दो घूंट मार ले, दो कश खींच ले, सिगरेट में नशा मिला होता है। वो लत लगाने वाली बात। अब आप पिए, और जब आपको लत लगती है तो आपका फॉल्स माइंड उसे ढूंढता है। आप उस चीज को ढूंढते हैं, उसके आदी बन जाते हैं, तब आप नशाखोर की श्रेणी में आते। तो बच्चों, ये प्रारंभ की विल पावर, पहले दिन की बुराई, पहले दिन का आपका दृढ़ निश्चय, पहले दिन की लड़ाई, पहले दिन का विरोध आपको पूरे जीवन भर बचा सकता है। वो कुछ क्षण का खेल होता है जब आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है नशा करने के लिए। और ज्यादातर आपके दोस्त बनाते हैं, और वो दोस्त होते हैं, देखो जब दोस्ती होती है ना, तो दोस्त में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कुछ ज्यादा ही चालाक किस्म के होते हैं, पैसे के हेर फेर वाले होते हैं, है ना? और पैसे के हेर फेर यानी कमाइयां करते हैं, वो उस व्यापार में लगे होते हैं। वही किसी ना किसी बहाने आपके ऊपर अटैक कराते हैं, आपकी दोस्ती के माध्यम से। अगर आप सीधे से नहीं लेंगे तो आपके पक्के दोस्त घेरेंगे पहले, फिर आपको लाएंगे, अरे तेरा दोस्त भी तो ले रहा। ये नशा ऐसी चीज है जिससे दोस्त की कीमत दी जा सकती है, दोस्त को छोड़ा जा सकता है, जितना भी पक्का हो, है ना? आज की डेट में नशा इतनी बुरी चीज है। वो आपका दोस्त ही नहीं है, इसका मतलब दोस्ती के नाम पे वो झूठ है। जो आपका सही दोस्त है, हालांकि सही दोस्त आजकल मिलते नहीं है ना? जो आपका सही दोस्त है, वो आपके हमेशा वेलफेयर में सोचे, आपकी भलाई में सोचे, आपको गिराकर आपके, आजकल के दोस्त ऐसे होते हैं आपके कंधे पे पैर रख के कम ऊपर भागो, ज्यादातर वो होते हैं। सही दोस्त वही है पहले तो जिससे आपके विचार मिले, और वो एक ही दो दो होते हैं, लाइन नहीं होती उनकी दोस्तों की, उससे आपके विचार मिले, और वो किसी भी कीमत पे आपका बुरा ना चाहे, वो आपका सही फ्रेंड। ठीक है बच्चों, तो नशे पे बहुत बातें हुई, नशे से बचने की सारी कहानी है कि हम नशे से बचें। जितना आप नशे से दूर रहेंगे, अपने आप को यही उम्र, मैंने कहा ना, यही आपकी उम्र है किशोरी अवस्था, जिसमें आप नशे की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे कौन बढ़ाएगी आपको, कौन बचाएगा इससे आपको? आपकी दृढ़ इच्छा ये रखती है। पूरा गांव नहीं, पूरा देश नशेड़ी बन जाए, तब भी अपने आप को बचाना, है ना? ये नहीं कहा भैया, लंका में एक ही विभीषण था, सारे तो रावण ही थे, राक्षसी थे ना, केवल एक ही विभीषण था, उसने अपने आप को बचा के रखा था, और वो फिर अमर भी ना। तो ऐसे मान के चलिए अपने आप कि भैया हम बच सकते हैं, अगर हम चाहे तो हम बचेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बचेंगे। बह गए तो आप नशे में खो गए। युवा पीढ़ी का, ना, बड़े शहरों में लड़कियां भी खूब नशा कर रही है, पता है आप लोगों को? तो लड़कियों की भी दो, आपके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है लड़कियों के, क्योंकि समाज में किसी को बनाने में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण हाथ होता है, वो एक महिला का ही होता है, चाहे वो आपकी माँ के रूप में हो, है ना? मोस्टली तो माँ के रूप में होती है। जब एक बच्चे की परवरिश माँ करती है तो उसे अच्छा बुरा बताती, अच्छा बुरा बताते हुए चलती है। एक एज तक वो बच्चा भी अपनी माँ के कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब अवस्था आपकी आई है ना, ये वाली, जिसमें आपको बाहरी दुनिया ज्यादा अच्छी लगने लगती है, माएं दुश्मन लगने लगती हैं कि ये तो हमारे पता नहीं कितने बड़े दोष वो हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और ये बाहरी दुनिया आपकी सच्ची मित्र है। यही बेटा मिथ्या है, यही मिथ्या है, यही सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ी हितैषी
आपके माँ बाप ही हैं। हो सकता है वो विचारों में आपसे थोड़े पीछे हो, होता है, जनरेशन गैप होता है हमेशा। हो सकता है वो विचारों में आपसे थोड़े पीछे हो, आपके जितने मॉडर्न ना हो, लेकिन भावनात्मक रूप से आपकी भलाई के मामले में वो औरों से जो मॉडर्न बनते हैं बहुत आगे, है ना? कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन आपके पेरेंट्स हमेशा आपके फेवर में रहते हैं, चाहे वो किसी बात को कहें या ना। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उनकी बातों को मानिए, वही आपके सच्चे हितैषी हैं। तो मैंने बताया एक माँ पे दोहरी जिम्मेदारी, वो उस बच्चे को पालन पोषण करके सभ्य बनाती कि बेटा ये समाज है, इसमें आपको कैसे बढ़ना है, किन से बचना है, किन से संघर्ष करना है, और फिर आपको एक पर्सनैलिटी बनाती है, पर्सनैलिटी में डेवलप हो, फिर उसमें कुछ अपना ऐड करते हैं आप, फिर आप बड़े लगते हैं, आपको अपना घर, आपके घर के विचार, आपके घर की दीवारें यानी आपको छोटी लगने लगती है, और बाहर की चीजें बड़ी लगने लगती। देखिए विचार अच्छे हो सकते हैं किसी के भी, हो सकता है आपके पेरेंट्स से बहुत बढ़िया वो सोचते हो, आगे का सोचते हो, उनकी भविष्य की योजनाएं बहुत अच्छी हो, लेकिन एक बात में कभी भी अपने माँ बाप को आपको अंडर नहीं करना चाहिए कि वो आपके नुकसान में रहेंगे कभी, है ना? तो जब भी आप नशे की तरफ जाएं, अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचें, और उसे सोचते हुए दृढ़ निश्चय कीजिए कि जैसे ही मैं नशे की तरफ बढ़ूंगा तो मैं अपने परिवार को बिल्कुल खो दूं। क्योंकि एक माँ को जिसने आपको दूध पिला के बड़ा किया है, कितना दुख होगा जिस दिन उसका बेटा या बेटी उसके सामने नशे की हालत में पहुंचे, यानी उसके पूरी मेहनत, उसके पूरे संस्कार वहीं पर समाप्त, उस दिन समाप्त हो जाए। इसलिए आप किसी चीज को कहेंगे अपना, आप डॉक्टर बने या ना बने, दैट इज नॉट ए मैटर। आप कोई जिंदगी में बहुत अमीर बने या ना बने, ये कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान बन के निकले, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, मजदूर बनना, ड्राइवर बनना, पायलट बनना, ये हमें उस जीवन को जीने के एक साधन है, कि भाई वो एक साधन उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक उद्देश्य तो आपका एक अच्छा इंसान बन के ही बने। सारे डॉक्टर नहीं होते, सारे इंजीनियर नहीं है, सारे मजदूर नहीं है, लेकिन अच्छा वही कहला जाता है जो अच्छा इंसान, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। ठीक है? और आप अच्छे और बुरे तभी बन पाएंगे जब आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ तभी रहेगा जब आप नशाखोरी से बच के रहे। क्लियर? तो अब कल हम इसमें देखेंगे कि जितने भी ये एब्यूजेस हैं, इनके इफेक्ट क्या है। हालांकि आज मैंने काफी लिए हैं वो उसमें, उनके इफेक्ट क्या है, और हम कैसे एनसीईआरटी में इसमें से सवाल आते, इन चीजों को हम जरा देखें। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आज के टॉपिक से आपने एक सीख क्या ली, पढ़ा तो है ही है, लेकिन एक सीख क्या ली आपने, हैं? क्या लिए? नशे से अगर आपने ये चीज अपने मन में बिठा ली, अपने जीवन में बिठा ली, तो आज का जो लेक्चर है ये आपका सार्थक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? तो थैंक यू बच्चों। लेकिन याद करो यार, याद नहीं करते यार, याद नहीं करते आप, है ना? क्यों नहीं करते याद, ये बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई? आज हम सुन रहे थे, आपको कुछ याद नहीं की बातें, कुछ ही बच्चे याद करते हैं बस।